हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही मज़े में होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, इसके लिए सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो हम करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो यहाँ पे है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ रखे हैं, तो एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ पे वो देखेंगे तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन से भी सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आता है उसका मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट असर्ट द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं ना, अगर हम उसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें दो एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मैंने 2x+3 लिखा है, ये एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बात कही गई होगी यहाँ पे x के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे x कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन है, हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब इसी के साथ हम इक्वल का साइन लगा के कोई और नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो इक्वेशन, क्योंकि इसमें दो एक्सप्रेशन है, एक ये है और दूसरा ये है, और इसके बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, यानी इक्वलिटी को शो कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे बोला गया था कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट असर्ट द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, उनको इक्वालिटी से शो कर रखा, तब जा करके इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे सिंगल, तो ये क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा फिर से 2x+3=9, तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है ना दो एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म है, दूसरा एक ये टर्म है, और एक इधर राइट साइड में एक और टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म है यहाँ पे। ये भी हमारा टर्म कहलाएगा, ये भी टर्म कहलाएगा, ये भी टर्म कहलाएगा। अब ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर्स अगर यहाँ पे लग गया, यहाँ पे माइनस का प्लस का, ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑपरेटर लग गया तो यहाँ पे दो टर्म बन जाएंगे, एक इधर का एक इधर का। ठीक है, क्यों ऑपरेटर क्या करते हैं, बांटते हैं ना वहाँ पे एक्सप्रेशन को, तो एक इधर टर्म हो जाएगा और एक इधर टर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन लगा रहता है माइनस का तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तब भी एक ही टर्म होता है यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन इसके साथ होता। तो इस तरीके से यहाँ पे टर्म कितने, 3 टर्म है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कितने टर्म थे, 3 टर्म है। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ऑपरेटर क्या है और एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, जिसके साथ वेरिएबल नंबर नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, ए बी सी डी स्मॉल लेटर में भी लिखा रहता है, वो नहीं है। तो यहाँ पे तो एक्स है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट नहीं कहलाएगा यहाँ पे, है ना। इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वो कौन कौन से होगा, 3 और 9। तो इसी के लिए लिखा है मैंने 3 और 9। अब हम चलते हैं वेरिएबल में, तो वेरिएबल कौन सा होगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, एक्स जो है वो वेरिएबल है ना यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वो जेड तक जो होता है अगर स्मॉल लेटर में, दैट मीन्स वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स। ये वेरिएबल इसको भी पूरे को वेरिएबल बना देगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी वेरिएबल्स मतलब होता है क्या है, जिसका नंबर चेंज होते रहेगा, है ना। अगर हम एक्स की जगह पे 1 लिखते तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, 2 × 1 तो 2 होगा। अगर एक्स की जगह पे हम 2 लिखते तो 4 हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 लिखते तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो ये चेंज होते रहना था, तो जो चेंज होते रहता है उसे ही क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है वेरिएबल के पास। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स। और तो एक्स को अगर हम हाइड करके देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो वो हमारा क्या होगा, 2 जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसमें काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा ना उसी को हाइड कर लो, और जो भी दिखाई दे रहा है माइनस साइन दिखाई दे रहा होता है यहाँ पे, तो -2 हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे -2 नहीं है। अब चलते हैं ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पे यूज क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसलिए ऑपरेटर का साइन क्या है हमारा प्लस।
अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सप्रेशन क्या है हमारा। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या होगा हमारा, इसमें साइन किसका यूज़ किया गया यहाँ पे, प्लस का, माइनस का, प्लस का, तो इसलिए क्या होगा हमारे यहाँ पे ऑपरेटर प्लस होगा। कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। जैसा कि आपको पता है जिसका भी जो भी वेरिएबल होगा उसे हाइड कर दोगे आप, ठीक है, उसके अलावा जो भी दिखाई देगा आपको वो होगा कोफिशिएंट, ठीक है। अगर माइनस साइन होता है यहाँ पे तो माइनस भी यहाँ पे लिखना पड़ता है, बट वो ऐसा नहीं है यहाँ पे। एक्सप्रेशन आपको पता ही है, ये जो हमारा होगा वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे है कुछ फैक्ट। यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं 2x प्लस 17y माइनस 3, तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन लगाता और कोई इधर भी नंबर लिखा होता तो वो इक्वेशन होता, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी टाइम आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे या इक्वेशन, तो इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए, कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से अगर लिखा रहेगा तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा, इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन हमेशा इस तरीके से लिखा रहेगा, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा और राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये था हमारा इक्वेशन से रिलेटेड टर्म यहाँ पे जो भी हमने जाना, ठीक है। अब आगे भी हम कुछ पॉइंट है उनको भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन। अभी इक्वेशन के बारे में जान लिया था, अब हम लीनियर के बारे में जानते हैं। सिर्फ यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या आता है, तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1 एंड द ग्राफिक ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर कोई भी हम इक्वेशन अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक इक्वेशन हमारा है, तो अगर कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, और उनमें जो जो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन जो लिखते हैं, तो इसमें जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, एक यहाँ पे भी टर्म है, 3 टर्म है ना। तो जो टर्म होंगे उनका जो एक्सपोनेंट होगा, यानी जो पावर होगा, अगर वो 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है ना। इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, शायद आपको याद भी होगा। तो जिसका पावर अगर 1 होता है, जिस भी इक्वेशन में जो पावर होता है अगर वो 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अब किसी बात करें, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है, ये y है, तो यहाँ पे जो y है उसका पावर क्या है, देखा जाए कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्या है, 1 है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, तो 2x का अगर हम पावर देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका भी पावर कितना था, 1, इसका भी पावर कितना है, 1, तो मैक्सिमम पावर कितना यहाँ पे आया इस इक्वेशन में, 1। तो जब भी अगर किसी इक्वेशन का अगर पावर 1 आता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन का क्या है यहाँ पे, 1, इसलिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो उसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहते, अगर y का स्क्वायर होता उसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा और उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ना कि ऐसा वैसा, ना कि ऊपर नीचे जा करके ऐसा, वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट बनेगा। ये भी लीनियर इक्वेशन का एक पहचान है, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या है, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे इक्वेशन के बारे में पता चल गया है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल गया। अब ये 2 वेरिएबल्स के बारे में मतलब जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू -14। इसको ध्यान से समझिए कि इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -4 इधर आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब -14 और -4 को अगर हम सॉल्व करें -18 होगा, ये एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, ठीक है। और इसको अगर -18 को हम इधर लेके आएंगे तो +18 हो जाएगा, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लीनियर, तो यहाँ पे
मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसके भी 1 है, इसका भी 1, इससे ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से, एक तो x है, दूसरा y है, तो दो वेरिएबल हो गए यानी x और y। ठीक है, तो यानी कि जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1 हो और उसमें वेरिएबल कितने हो, सिर्फ 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो फॉर्मेट होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ना b होना चाहिए 0। अगर a की जगह पे 0 लग गया तो फिर तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0, तो फिर बचेगा क्या, प्लस सी, यानी क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट नंबर यहाँ बचेगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा वो, है ना। ठीक है, तो जो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो क्या होता है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट। ठीक है, यानी इस फॉर्मेट में होगा, यानी यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, a की जगह पे कोई नंबर होगा, उसके साथ x लगा होगा, b की जगह पे भी कोई नंबर होगा और उसके साथ y लगा हो जाएगा, यहाँ पे c है यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा इक्वल टू 0। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चलते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, यानी कि जब इक्वेशन 2 आ जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो हम 2 बनेगा, ऐसे से 2 बनेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, x तो हमारा वही रहेगा, एक्स वाई तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो a b c है वो 2 हो जाएंगे। तो यानी पहला जो होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, a1, दूसरा जो b होगा, फर्स्ट जो b होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, b1, और फर्स्ट जो c होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, c1। नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनता है इसी फॉर्मेट में, तो क्या होगा, वो उसका जो a होगा वो क्या कहलाएगा, a2, उसका जो b होगा वो क्या कहलाएगा, b2, और उसका जो c होगा वो क्या कहलाएगा, c2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट होता है वो किसका होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमें पढ़ना है, यानी कि ये हमें पढ़ना है फाइनली। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके लिए, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, लीनियर हो इक्वेशन हो गया। टू वेरिएबल यानी कि x और y, इसलिए टू वेरिएबल हो गया। पेयर ऑफ यानी कि 2 इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को ही क्या कहा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसी तरीके से इक्वेशन हमें बनाने भी है, और इसी तरीके से इक्वेशन बने बनाए आएंगे, उसको हमें सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका मैंने एक छोटा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकली, ठीक है, और एक होता है एल्जेब्रिक। ठीक है, तो ग्राफिक में क्या होता है और एल्जेब्रिक में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो ग्राफिक में जो होता है वो 3 होते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा जो होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो c होगा वो हमारा क्या होगा, a1/a2, यानी कि ये वाला, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। 3 है यहाँ पे उसके लिए। ठीक है, ग्राफिक के लिए क्लियर है। तो अब यहाँ पे पहले ग्राफिक को समझेंगे, उसके बाद फिर एल्जेब्रिक में जाएंगे हम। ठीक है, ग्राफिक में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, हमारा ये है। अगर कोई 2 इक्वेशन दे रखा है और उसका जो a1 होगा और a2 होगा अगर इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या होगा सिचुएशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल है 4x - 2y इक्वल टू 0, 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्मेट था, तो उससे हमें पता चलेगा a1 क्या होगा हमारा 4, a2 क्या होगा हमारा 3, और b1 क्या होगा हमारा -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और b2 क्या होगा हमारा 4। ठीक है, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, हमें c की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ ये देखो। अब इसको हम लिखते हैं इसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या होता है 4, यहाँ पे क्या था a1/a2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/3। अब ये जो होगा क्या होगा b1/b2, यानी कि -2/4, क्या इक्वल होगा, यहाँ पे ये प्लस का है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इक्वल नहीं आएगा।
तो ये हमारा सॉल्यूशन, सॉरी इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट इक्वल। तो जब नॉट इक्वल आता है यानी कि इस फॉर्मेट में आएगा, तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो कैसा लाइन ड्रॉ होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होगा, यानी कि वो लाइन होगा वो एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। उसके अगर पूछा जाए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। और इस टाइप के जो होते हैं यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, और या फिर इस टाइप के जो सॉल्यूशन, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिक का पहला। अब ये हमारा दूसरा। अगर यहाँ पे सेम कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन लिया हमने ये, क्योंकि दो ही इक्वेशन हमें लेना है, पेयर में हमें लेना है हमेशा इक्वेशन, तो ये लिया हमने यहाँ पे दो इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी A1 हमारा, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे A1 क्या है, A2 क्या है। तो A1 इसका 2 है, A2 क्या है हमारा 4 है, B1 क्या है हमारा 3 और B2 क्या है 6, C1 क्या है हमारा -9, C2 क्या होगा यहाँ से -18। अब इसको हम अगर लिखते हैं इस फॉर्मेट A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, देखते क्या होता है यहाँ पे। तो सबको मैंने लिख दिया वैसे, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा यहाँ पे माइनस का साइन। तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ये भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और माइनस माइनस से कट जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो जब तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो लाइन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है। जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, क्रॉस करती है, यानी कि ये हमारा है और इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन क्रॉस कर जाए बिल्कुल ऊपर से ही, ठीक है। तो वैसे लाइन को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अब इसके पूछेगा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड का। अब हमारा सी है थर्ड। तो अगर सिचुएशन ऐसा होता है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, अगर ये आता है तो इसको भी हम समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे दो हमने इक्वेशन ले रखा है यहाँ पे, तो ये है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाले, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में, तो हमें पता चलेगा A1 क्या है यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो टेरिमिस 1 है, A2 क्या है हमारा, इसके आगे 2 है तो 2 होगा, B1 क्या है हमारा 2, B2 क्या है हमारा 4, C1 क्या है -4 और C2 क्या है -12, है ना। तो इसको हम इसके फॉर्मेट में लिखते हैं सबसे पहले, जिस तरीके से फॉर्मेट A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, उस तरीके से हमने लिखा यहाँ पे। तो ये 1 अपॉन में 2 होगा क्योंकि A1 अपॉन में A2 है यहाँ पे, इक्वल का साइन, B1 अपॉन B2, तो यहाँ पे B1 क्या था 2 अपॉन में 4 और C1 अपॉन में C2, तो -4 अपॉन में -2, 12। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये 1 अपॉन में 2 होगा, इसे कट कर देंगे तो 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ही होगा। और यहाँ पे इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा, 4 1 माइनस से माइनस कट हो जाएगा पहले, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखेंगे ध्यान से कि ये दोनों इक्वल तो हो गया है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2, ये तो मैच कर गया है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो जब इस तरीके से सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। कितने सॉल्यूशन होंगे अगर पूछा है तो 9 सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइन होगा, ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब पता है ना, जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दूसरा लाइन क्या होगा ऐसे, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी पैरेलल लाइन कहलाएगा। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सी, अगर इस फॉर्मेट में आता है तो ये था हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, या ग्राफिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। 3 टाइप के जो होते हैं वो ये थे, ठीक है। और तीनों में फिर 3 सॉल्यूशन, 3 थे यहाँ पे कि लाइन कैसा बनेगा, तो पूछेगा तो पैरेलल लाइन, सॉल्यूशन कितने होंगे, तो 9 सॉल्यूशन, ठीक है। और किस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा ऐसे, तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका जो यहाँ पे सेकेंड वाला था, जो एल्जेब्रिक, उसमें क्या था। तो यहाँ पे सेकेंड में जो है एल्जेब्रिक, वो क्या है यहाँ पे, सेकेंड में जो एल्जेब्रिक पढ़ा उसमें भी 3 है। तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन
मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लेते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो एक इक्वेशन लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन लिया हमने, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन हम लिया, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में। तो वही हमने किया। तो हमने इसमें से सबसे पहला इक्वेशन लिया मैंने ये वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 14। तो यहाँ से x अगर निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अभी निकाली है हमने, ठीक है, पर प्रॉपर नहीं, पूरी नहीं, सिर्फ पहले, थोड़ा सा पहले, ठीक है। अब इस x की वैल्यू जो होगी ना, उसको कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। उसी के लिए मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो उसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, ये होगा। तो मैंने दोबारा लिख दिया इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इस x की जगह पे क्या पुट करना है, जो वैल्यू आई थी 14 माइनस वाई, तो वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 माइनस वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 7, यहाँ से 2 चला गया बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे y, है ना, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 7 जा 14 होता है, 2 1 जा 2 है ना, तो ये बचेगा इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो बचेगा क्या 7 माइनस वाई इक्वल टू 4 अपन में 2। अब यहाँ पे क्या होगा सॉल्व, 2 से कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में, बचेगा हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू कैसे हो सकता है, या फिर अब यहाँ पे भी ये कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर करना चाहेंगे तो ये कि 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा y, तो यहाँ बचेगा 5। यही मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा उल्टे तरीके से मैंने किया। यहाँ पे ये है कि माइनस वाई को यहीं रहने दिया, इसको इधर ले आया तो माइनस 7 हो गया, फिर 2 माइनस 7 क्या होगा माइनस 5, और ये माइनस वाई, तो माइनस माइनस से कैंसिल, फिर y इक्वल टू 5। तो ये होगा हमारा y इक्वल टू वैल्यू 5 है। अब इस y की जो वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे किस इक्वेशन में, जो हमारा x इक्वल टू आया था, ठीक है, यानी कि इस वाले में नहीं सॉरी, यस इसमें भी पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पे किधर गया, ये जो हमारा x इक्वल टू था ना, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अभी हम वो अभी जो y की वैल्यू आई 5 वो पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के लिए लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 5, क्योंकि y इक्वल टू क्या था हमारा 5 आया था, अभी भी ये है ना ये, तो x इक्वल टू क्या होगा 9। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये आंसर। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक इक्वेशन से हमें x या फिर y की वैल्यू निकालना है, जो सिंपल लगे उसकी वैल्यू निकालना है और उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे हम वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे अगर पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ से हमने x का निकाला था, तो इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो वहाँ से एग्जैक्टली y की वैल्यू निकल गई, और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे x वाले में यहाँ पे पुट कर दे। आप यहाँ से y के भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 14 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे फिर पुट करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं x ही की निकालें, यहाँ पे y इक्वल टू भी कर सकते हो, ठीक है। तो y जो की वैल्यू आएगी उस y की वैल्यू को क्या करना है, इस जगह पे फिर पुट करना है, तो उस टाइम x की वैल्यू निकलेगी। फिर उस x की वैल्यू को जो भी आएगा उसमें यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है, x की जगह पे पुट कर देना है। यहाँ पे क्लियर है, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सा ये है कि एक इक्वेशन से हमें x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होगी वो सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, फिर वहाँ पे परफेक्टली x या y की वैल्यू निकलेगी, उस इक्वेशन को यानी सॉरी उस वैल्यू को फिर से आप डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हो, या फिर जो पहले आ रखी होगी x और y की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकेंड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें जो वैल्यू होती है x
और वाई की, यहाँ पे जो होता है ना एक्स और वाई जो लिखा होता है, जो टर्म होते हैं उनमें से किसी टर्म को हमें कट करना होता है, यानी एक्स को या तो वाई को। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, अगर यहाँ पे अलग अलग नंबर है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, जैसे कि क्या होता है, या तो ये इक्वल हो जाए या तो ये इक्वल आ जाए। ठीक है, साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। जो एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे वो सिंपल सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, वाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली जब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो इसका साइन पहले प्लस में था, तो अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका माइनस में था, अब क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ये पहले से प्लस था यहाँ पे, तो वो हट जाएगा और क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये जो होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाई प्लस वाई क्या होगा 2y, ये प्लस में था और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। कट करना है, एलिमिनेशन मेथड मतलब ये इक्वेशन को हमेशा क्या करना है, एक वेरिएबल्स को हमेशा क्या करना है, कट करना है, या तो एक्स वाले को या तो वाई वाले को। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाला कट गया, अब ये वाई 2y इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 10, क्योंकि 14 माइनस 4 कितना होता है 10। अब फिर 2y इक्वल टू क्या होगा 10, तो y इक्वल टू क्या होगा 10/2 और y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या है 5। अब ये जो y की वैल्यू आई 5, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाले में, तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू क्या है 4, y इक्वल टू क्या था हमारा 5 था, है ना, तो इसलिए मैंने y की जगह पे 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू क्या होगा 9, हेंस यहाँ पे x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें एक वेरिएबल्स को हमेशा कट कर देना पड़ता है। जो वेरिएबल्स टर्म होते हैं उसमें से दो वेरिएबल टर्म होते हैं एक्स और वाई का, यहाँ पे भी एक्स और वाई का होता है, तो या तो इनको हमें कट करना है या तो इनको कट करना है। ठीक है, और कट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कट किया है, अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 नहीं था, तो हम क्या करते, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2x हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर बाद में साइन तो चेंज हो जाता है, एक प्लस में हो जाता है, एक माइनस में, तो कट जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हमारा लास्ट थर्ड सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमारा दो इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा दे रखा होगा तो इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है हमारा 3, b2 क्या है हमारा 5, c1 क्या है -46 और c2 क्या है 74। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें इसमें पुट करना है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे x है, y है और 1। ठीक है, यहाँ पे तो x, अब ये कहाँ से आया, इक्वल टू वाई अपॉन में ये कहाँ से आया, इक्वल टू 1 अपॉन में ये कहाँ से आया, उसके बारे में भी जानते हैं। तो जब x के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो x का जो होगा वो क्या होगा, एक मिनट। तो यहाँ पे ये x वाले की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में x वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 और -70, क्रॉस में देखना हमेशा 3 और -74, तो उसको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है 3 इंटू -74, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बचा था ये हमारा ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा 5 था, इसका जो 5 था, ये वेरिएबल्स को नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर्स को यहाँ पे, तो ये 5 था और ये क्या है -46, तो वो 5 ये माइनस फॉर्मूला में होगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा फॉर्मूला, तो ये 5 हमारा होगा ये। ठीक है, और -46 ये मल्टीप्लाई में। अब चलते हैं वाई वाले में, तो वाई हमारा ये था। ठीक है, तो वाई वाले में क्या करना है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इधर की तरफ -46 इंटू 3, क्रॉस में देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये इधर का होगा -46 इंटू 3, -46 इंटू 3। अब इधर में देखेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या नेक्स्ट इज -74 इंटू 2, तो ये माइनस साइन लगता है फॉर्मूला में, फिर क्या होगा -74 इंटू 2। ठीक है, तो -74 इंटू 2 ये हो गया, इक्वल टू ये 1। तो अब यहाँ पे इसको हाइड करेंगे 1 वाले के लिए। ठीक है,
यहाँ पे 1 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे c जो होता है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इसलिए यहाँ वेरिएबल नहीं सिर्फ 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे x और y था तो x था यहाँ पे, y भी था यहाँ पे, बट इसके साथ x y कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे क्या होगा यहाँ पे, अब क्या दिखाया था 2 और 5, तो 2 इंटू 5, और ये क्या बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्रॉस में देखना हमेशा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद लास्ट में दे दूँगा फॉर्मूला। तो अब इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 को -74 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -2 to 2 है ना, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +230, इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे क्या है y, तो y के नीचे 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 138 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका प्लस का साइन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसका माइनस में इसका प्लस में है ना, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में होगा, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस में, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे 148, 74 2 जा है ना, तो ये होगा इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, ये इसको आराम से सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये अलग सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो होगा माइनस में होगा, लेकिन जो भी माइनस फिर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई को क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन वैसा ही था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, इसका जो माइनस है इसके माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे x अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे 222 माइनस में प्लस 230, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो x अपॉन में 8 इक्वल टू y अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 1 अपॉन में 1। अब जो ये 1 अपॉन में 1 है वो इस वाले के लिए भी है, और ये 1 अपॉन में 1 इसके लिए भी, क्योंकि तीनों आपस में क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो इसके लिए भी लिखते हैं 1 अपॉन में 1 और इस वाले के लिए साथ भी लिखते हैं 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पे x अपॉन में 8 इक्वल टू 1 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x इक्वल टू 8, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 10 है ना, क्योंकि y 1 जा y, 10 1 जा 10, x 1 जा x, 8 1 जा 8, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा 8 एंड y इक्वल टू हमारा क्या होगा 10। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत जल्दी बने बताया, ठीक है, फिर भी आप धीरे धीरे समझिएगा, वीडियो को पॉज कर करके बैक कर करके ज़रूर समझिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके कोई कमेंट कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो खुद से सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।